सीबीएसई ने कुछ जगह का पेपर बहुत ही आसान सेट किया था और कुछ जगह का क्या था, मॉडरेट कर सकते हो कि मॉडरेट क्वेश्चन सेट किया था। मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे मत रहो। एनसीईआरटी जो बुक है वो क्या मैं बताऊं, आपको खुद दे देगा कि आप इससे क्वेश्चन पूछो तो आप नहीं पूछोगे। अब डे बाय डे क्या होगा ना, आपके क्वेश्चन पेपर हार्ड ही पूछा जाएगा। ये बात दिमाग में अभी से सेट कर दो। जो बच्चे 2027 में पेपर देंगे वो भी अपने अभी से तैयारी में रख जाओ। पेपर आसान नहीं आएगा। बहुत पेपर ऐसा होता है कि आप देखो, आपको सॉल्व ना करना पड़े, सीधा आंसर आ जाए, बट ये नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछेंगे। बहुत बच्चा क्या होता है ना, पेपर देखा, अरे इतना बोल के उनका क्या होता है, देख के ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, पेपर जो सेट किया है, यदि वो मॉडरेट क्वेश्चन सेट किया है तो कुछ आसान क्वेश्चन भी होगा, वो आपको पिक करना है, उसमें टाइम आपको बचाना है। ठीक है, जब हम लोग पेपर करवा रहे थे बच्चों को मॉक पेपर, तो उसमें क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा था। बच्चे आते थे, उनको नहीं बनता था उस टाइम, बट आते थे तो मैं उनको बताता था कि बेटे मुझे यदि रेशनल रूट्स चाहिए तो डी को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, बस हो गया। ठीक है, सभी के सभी कंसेप्ट एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में भी है। हाँ, क्वेश्चन आपको सीबीएसई ने सेम टू सेम एनसीईआरटी से नहीं पूछा। क्वेश्चन को टाइम टेकन कंज्यूमिंग, टाइम अधिक लगे, ऐसा सेट किया था। ठीक, ये आपको दिखेगा। अब जो हमारे कोई भी पेपर होगा, अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी का सेम टू सेम पूछ देगा। हाय एवरीवन, मैं इसी स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बनाने का हमारा मेन उद्देश्य जो है, अभी जो लेटेस्ट में क्लास 10th का 17 Feb को जो पेपर हुआ था मैथ्स का, उसी को मैं डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है ना, इस बार क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। सीबीएसई ने कुछ जगह का पेपर बहुत ही आसान सेट किया था और कुछ जगह का क्या था, मॉडरेट कर सकते हो कि मॉडरेट क्वेश्चन सेट किया था। उसको हार्ड नहीं कर सकते हो। हाँ, ये कह सकते हो कि जो बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ के गया होगा उसके लिए वो हार्ड हो सकता है, बट ऐसे भी नहीं थे कि जो आपके सिलेबस में नहीं था। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी कंसेप्ट आपके बुक के ही थे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप एक बार जो हार्ड पेपर आया था वो भी डिस्कस आप करवा दो। ठीक है, क्योंकि उस दिन का जो एक पेपर तो मैंने सॉल्व करवाया था पूरा, वो तो पेपर बहुत ही इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। ये जो कुछ जगह का जो सेट है उसको मॉडरेट टू हार्ड भी कह सकते हो। ठीक है, बट मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे मत रहो। एनसीईआरटी जो बुक है वो क्या मैं बताऊं, आपको खुद दे देगा कि आप इससे क्वेश्चन पूछो तो आप नहीं पूछोगे। ठीक है ना, ऐसा है। तो आप अपने तैयारी को एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी आपका बेस है, इसको कह सकते हो कि आपका फंडामेंटल मतलब बेसिक जो है वो एनसीईआरटी है, बट आपका जो तैयारी होना चाहिए थोड़ा सा उससे ऊपर होना चाहिए। अब डे बाय डे क्या होगा ना, आपके क्वेश्चन पेपर हार्ड ही पूछा जाएगा। ये बात दिमाग में अभी से सेट कर दो। जो बच्चे 2027 में पेपर देंगे वो भी अपने अभी से तैयारी में रख जाओ। पेपर आसान नहीं आएगा आपके। हाँ, कुछ बच्चों का इस बार आ गया था, तो वो ऐसा नहीं था, मैंने उसको एनसीईआरटी से ऊपर पढ़ाया था। उनके लिए वो यदि पेपर आ जाता फिर भी वो अच्छे ही करते। ठीक है ना, बट जो बच्चे एनसीईआरटी से करके गए थे उनका फंसा होगा पेपर। ठीक, क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, एनसीईआरटी में बहुत सारे कंसेप्ट नहीं है, बट जब क्वेश्चन पूछते हैं या बनते हैं तो एनसीईआरटी से हटके भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको अभी से समझ में आना चाहिए कि मुझे जो प्रिपरेशन करना है वो एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं ऊपर करना है। ठीक है,
आप यदि तैयारी अच्छे से करके जाओगे तब तो पेपर आसान आ जाएगा। मुश्किल ये तो आपके हाथ में नहीं है कि पेपर आसान आएगा या हार्ड आएगा। तो आप क्यों नहीं अपने तैयारी को अच्छे से बनाओ कि मेरा तैयारी ही ऐसा हो जाए कि कोई किसी टाइप का क्वेश्चन आए वो क्या हो जाए, बन जाए। चलो हम वो क्या करते हैं आज के वीडियो में, उसी जो हार्डशिप जो कहते हो उसी के पेपर को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग के सेक्शन 1 से 20 तक जो एमसीक्यू है उसको करवाऊंगा। हाँ ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। बहुत पेपर ऐसा होता है कि आप देखो आपको सॉल्व ना करना पड़े, सीधा आंसर आ जाए, बट ये नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, बच्चे को हो सकता है कंसेप्ट नया याद हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो बढ़ते। देखो जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखो, ये एमसीक्यू है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन बनाने नहीं आता है, बट वही है कि ये बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम टेकन होगा। अब क्या कहते हैं ध्यान से देखो, एक कोनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट फ्रॉम ए वुडन सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब ऐसा हेमीस्फीयर है, ठीक है, अब इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या फाइनल है, कोनिकल कैविटी को कट करना है, आउट करना है। तो कहता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी कर्व आउट इज। अब ध्यान से देखो ये हेमीस्फीयर है, इसका हेमीस्फीयर का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने बताया था हेमीस्फीयर का जो ये रेडियस होता है वही इसका हाइट भी होता है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तो अब ऐसा बना ना, अब कौन जो बना ऐसा बना। अब इसी का आपको क्या फाइंड आउट करना है, CSA। तो यहां पे देखो ये भी 10 और ये भी 10, तो इसका ये जो हाइपोटेनस वाला हाइट है जिसको साइलेंट हाइट कहते हैं वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इक्वल टू क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये 10√2 होगा क्या सेंटीमीटर। अब इसका CSA क्या होता है, CSA होता है πr/l। तो यहां से 22/7 रेडियस कितना दिया हुआ है, अच्छा कहीं पे पाई दे दिया है आपका 3.14 इंटू रेडियस 10 और 10 क्या है √2। तो यहां पे देखो 3.14 इंटू 100 कितना होगा 314√2 सेंटीमीटर, है कि नहीं है कोई ऑप्शन, स्क्वायर होगा ना कर्व सरफेस। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका। अब देखो ये आपको कंसेप्ट पता था, आपको क्या था इसमें टाइम टेकन था, टाइम कंज्यूमिंग आप कह सकते हो इस क्वेश्चन को, ये नहीं कह सकते हो कि हार्ड है। ठीक है, आपको सब कुछ आता है, आप कितने स्पीड में करते हो ये भी मैंने हमेशा आपको बताया हूं कि पेपर जो होता है वो 3 ही घंटे की होती है, 3 ही घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो टाइम मैनेज करना मैंने सिखाया था कि टाइम कैसे मैनेज होगा, बताया था कि नहीं बताया था। चलो देखो अब जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो, ये तो फर्स्ट बन गया। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा एपी का है कि नहीं। देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है तुम्हारा एपी का है, तुमको एक एपी दिया हुआ है -15/4 -10/4 -5/4 ऐसे ही एपी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है A16 -
8 12, 16 टर्म और 12 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। एपी का आसान क्वेश्चन है, बट वही है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहां से देखो, यहां से ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा -15/4, डी कितना हो जाएगा -10/4, और माइनस तो माइनस माइनस प्लस 15/4, तो इसको करोगे तो ये 5/4 आ जाएगा। अब A16 A12 करोगे तो A प्लस 15D माइनस A माइनस 11D, तो ये A कैंसिल आउट हो गया, 15D में से 11D गया तो 4D, तो 4 इंटू कितना 5/4, तो ये आंसर आ गया आपका 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दो क्वेश्चन बन गए, फर्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, दूसरा एपी का, थर्ड देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो क्या कहते हैं, मीना कैलकुलेटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज इन द लॉटरी इज कितना है 0.08 इफ टोटल 800 टिकट वे सोल्ड द नंबर ऑफ टिकट्स बाउट बाय हर। ये तो यहीं पे मैं बता देता हूं, इसका जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.08 दिया हुआ है। अब कहते हैं कि कितना टिकट उसने खरीदा, तो उसको x मान लेता हूं, टोटल दिया हुआ है तो आपको यहां से x निकाल लो 0.08 इंटू 800। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछेंगे। बहुत बच्चा क्या होता है ना, पेपर देखा अरे इतना बोल के, उनका क्या होता है देख के ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, पेपर जो सेट किया है यदि वो मॉडरेट क्वेश्चन सेट किया है तो कुछ आसान क्वेश्चन भी होगा, वो आपको पिक करना है, उसमें टाइम आपको बचाना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, 64 ही तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखो कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, देखो फिर से सरफेस एरिया का आ गया, तो सरफेस एरिया का जब ही आ गया तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम टेकन होगा, डायरेक्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे। देखो अभी तक में कोई क्वेश्चन ऐसा दिखा कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी मैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आपको कहां पे प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने बताया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। सेकंड भी क्वेश्चन में क्या है, एपी का है, यदि डायरेक्ट छोटा देता नंबर जैसे नेचुरल नंबर का दे देता या इंटीजर का दे देता तो सॉल्व करने में आसान हो जाता, बट यहां पे फ्रैक्शन दे दिया था तो फ्रैक्शन को भी सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया था, इसमें तो आपको सोचना ही। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक टेंट है हेमीस्फीयर टाइप का, ऐसा है, ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 1.4 मीटर, इसका एक दरवाजा है, डोर है, ओपनिंग ऑफ एरिया कितना 0. अब किस टाइप का डोर है, मतलब आप रेक्टेंगल ही मानो, ठीक है, ऐसा दरवाजा है, इसका एरिया दिया हुआ है कितना 0.50 मीटर स्क्वायर। तो कहता है आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज, अब इसका टेंट का कर्व सरफेस एरिया निकालो कितना होगा, बताओ, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr², तो 2 इंटू पाई कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो 22/7, 1.4 इंटू 1.4, तो यहां से कितना हो जाएगा 0.2, तो ये 44 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, 0.2 इंटू 1.4। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर, तो तुमको क्या करना है, इसमें से डोर का एरिया क्या करना है माइनस कर देना है, आउटर सरफेस एरिया जो होगा
ये टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना आया बताओ। 44 को 0.2 से करोगे तो ये 8.8, फिर से 1.4 के साथ करोगे, 8.8 को 1.4 के साथ करो, 1.4 के साथ 12 पॉइंट कितना आया 32। ठीक है, अब इसमें से किसका एरिया माइनस करोगे, 12.32 में से 0.50, तो ये हो जाएगा 11.82 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 2। हाँ ठीक है 11.82। बात समझा कि नहीं समझा। चलो, अरे ये हेमिस्फीयर 3 डायमेंशनल है ना, तो एक सरफेस पे एक मतलब डोड है, तो उसका एरिया 0.5 दिया हुआ है, तो कहता है कि इसका आउटर सरफेस एरिया कितना होगा, तो नीचे तो कुछ एरिया होगा ही नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया 12.32 आया, उसमें से डोड का एरिया माइनस कर दो। चलो अब ध्यान से देखो, अब ये मैंने कितने बार आपको पढ़ाया है, यहां पे क्या होगा, टेंजेंट 90 डिग्री का बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो पी क्यू क्या हो गया तुम्हारा, बेस हो गया, ओ क्यू क्या हो गया, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हो गया, और ओपी तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया। तो तुम फाइंड आउट करो, देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। ये जो तुम्हारा होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर, यही होगा ना, ओपी स्क्वायर। तो ये कितना है 2b, ओ क्यू कितना है a, हाँ a स्क्वायर, ओपी कितना है a प्लस 2 ना, a प्लस 2। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हो, कितना हो जाएगा ये 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। तो यहां से कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 4 यदि कॉमन लेते हो तो b स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, ये 4b स्क्वायर, यहां पे 4 कॉमन, a प्लस 1, तो 4 से 4 कैंसिल, तो b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 है कहीं ऑप्शन देखो तो, b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बताओ हम लोग ने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ठीक, क्या था, टाइम टेकन था। आपको यदि यहीं पे, यदि यहां पे वेरिएबल दे दिया ना, यदि यहीं पे डिजिट देता तो आसान हो जाता, जैसे a प्लस 2 दिया, यहां पे कोई डिजिट दे देता तब आसान हो जाता सॉल्व करना। तो थोड़ा सा क्या किया है, क्वेश्चन को पूछने का मेथड चेंज किया है, ठीक है, कि बच्चे क्या करें, टाइम अधिक से अधिक उस पे दें, जिससे क्या होगा उनका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया है पेपर ने। चलो देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कहां 6 में। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं। सेक ए है, अपॉन में कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये टेन स्क्वायर ए की इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना बताओ। अरे तुमने पढ़ा है ना कि सेक स्क्वायर, आइडेंटिटी तो पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा, यहां तक समझा कि नहीं बताओ, समझ गया होगा यहां तक। अब यहां से देखो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, टेन ए, ठीक। तो सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और ये साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए ऊपर चला जाएगा और साइन ए नीचे। तो यहां से कॉस कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है
कॉसेक एक इक्वल होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना बताओ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी बस वही था, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है 1 नंबर का, बट उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट देना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो देखो। अब सेकेंड क्वेश्चन जो कहता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू, 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अब बताओ वाई एक्सिस के द्वारा कोई भी लाइन को डिवाइड किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि उसका रेशियो क्या होगा? तो देखो P और Q है कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? -4 -2, -4 -2। Q का कितना दिया हुआ है? 10 और 4, 10 और 4। अब y एक्सिस के द्वारा, ठीक है, y एक्सिस तो सीधा ही रहेगा। ठीक है, अब कैसा है पता नहीं, बस आप रहेगा। तो y एक्सिस कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ठीक, अब इसको मैंने क्या बताया था? k/1 में रहेगा। ठीक है, अब यदि सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? 10k 1 को -4 के साथ k+1, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4k -2 अपॉन k+1, ये होगा। अब ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट। तो यहां से 10k -4 अपॉन में k+1 इक्वल टू 0। तो यहां से 10k -4 इक्वल टू 0, 10k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4/10, मतलब 2:5। तो ये जो तुम्हारा k/1 को ही तो m1 m2 रेशियो में देते थे, 2/5। तो किस रेशियो में कैंसिल आउट करेगा? 2:5। अब ध्यान से देखो, अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आया? क्वेश्चन आसान था, इसका वेटेज 1 नंबर में दिया है, बट ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। आपको टाइम 2 नंबर के हिसाब से लगा, बट आपको नंबर कितना मिलेगा? 1 नंबर। बात समझा कि नहीं समझा? ये है क्वेश्चन, टफ नहीं है। ये है कि आपको जो 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन थे उसको आपको एमसीक्यू में दे दिया है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी टाइम लगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब ये तो बहुत आसान है। देन लेंथ ऑफ, ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, तुमको ये पूछा है AC, तो इसको आप x मान लो। अब एक चीज बताओ, ये तो 90 होगा, कौन सा रेशियो आप यूज करोगे इसमें जिससे आपका B और H आ जाए? तो आप कहोगे सर ये cos 60 यूज कर लो। cos 60 कितना होता है? B/H, 5√3 अपॉन में कितना? x। cos 60 याद है? 1/2, 5√3 अपॉन में x। तो ये x इक्वल टू कितना होगा? 10√3 मीटर मीटर ही है ऑप्शन 10√3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो इसमें क्या था? आसान था। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम कम करना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें भी आप 2 मिनट दोगे। जो आसान है उसमें आप कम टाइम दो, जो सॉल्व करना पड़ेगा उसमें आप टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके सॉल्व होगा। तो ये आपको इस पेपर से ये मुझे मतलब पता चलता है, सबसे मेन काम क्या है? टाइम मैनेजिंग। जिसका टाइम मैनेज हो गया उसका क्या होगा? ये नहीं है कि उसको आता नहीं था, टाइम मैनेज नहीं हुआ होगा। यानी तो देख के नहीं होता है अरे ये बहुत टाइम टेकन है, उसको छोड़ दिया होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक,
ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है। अभी तक हम लोग ने जो भी क्वेश्चन किया है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब आपके एनसीईआरटी में है। आप बोर्ड को बताओगे भी तो वो बोर्ड दिखा देगा आपको है कि नहीं, आप क्या जवाब दोगे उसमें। एक बात बताओ, बहुत बच्चों का है कि बोर्ड मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है। एक बात बताओ, तुम जाओगे बोर्ड के पास, आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन आपने क्यों दिया, बोर्ड ने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। बोर्ड ने तो ये कहा है कि जो एनसीईआरटी बुक है उसके बेस पे आपको मैं पूछूंगा। अब ऐसा नहीं कहा गया है कि जो एनसीईआरटी के मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा गया है। कहीं है लिखा हुआ कि एनसीईआरटी का सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? मेरा मन है उसका डेटा चेंज करके मैं मुश्किल बना दूं। कंसेप्ट वही है, सब कुछ वही है, आपको टाइम ज्यादा लगे ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया मैं, उसमें क्या होगा? आप क्या करोगे बोर्ड का? कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्यों नहीं आप, हाँ अरे बोर्ड से डिस्कस करने से अच्छा है ना कि आप अपने तैयारी को ही अच्छा बना लो। आपको सिंप्लीफिकेशन आसान मतलब फटाफट कर लो, टाइम कम लगे, वो तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 भी देखो, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। कितने बार मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन। यहां भी क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू ई एफ है, तो यहां से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी बी और जो ई डी एफ है ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो यहां से आप लिखो कि ए डी बी सिमिलर टू किसका, ई डी एफ का बाय ए से। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका, ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है, ई एफ भी दिया हुआ है। तो एक काम करो, और क्या दिया हुआ है, डी ए दिया हुआ है। तो ए डी अपॉन में ई डी इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या चीज, ई एफ। तो तुमको फाइंड क्या करना है, ए ई, ए ई, एक मिनट आ जाएगा, वही है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। आप यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो ए डी दिया हुआ है, ए डी या डी ए, 7 अपॉन में ई डी, ई डी को आप लिख सकते हो डी ए प्लस ए ई, नहीं लिख सकते हो, इक्वल टू ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 24 अपॉन में ई एफ 36। तो यहां से 7 अपॉन में 7 प्लस ए ई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 21, 14 प्लस 2AE। तो ये 21 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 इक्वल टू AE। तो AE हो जाएगा आपका कितना 3.5। देखा, इसमें भी आपको क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10th। क्या कहता है 10th क्वेश्चन, ये भी ट्रायंगल्स का ही क्वेश्चन है। कहता है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू क्या है, पी क्यू आर। किससे, SAS से। ए बी सी सिमिलर टू कितना दिया हुआ है, पी क्यू आर बाई SAS। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या होगा, ए सी अपॉन में
पी आर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। तो एंगल्स के बाद तो यहाँ पे हाँ, इफ यू फाउंड सी इक्वल टू आर, तो यहाँ पे तो ठीक ही है, सी इक्वल टू आर होगा और क्या होगा, बी इक्वल टू क्यू और ए इक्वल टू पी। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग्स होगा यदि वो सिमिलर है तो। बट मुझे अब साइड्स का रेशियो पूछ रहा है, तो अब देखो ध्यान से, AC अपॉन में BC। अब ध्यान से देखो, इस दोनों को कंपेयर करो, BC अपॉन में QR। एक काम करो, टाइम बचाओ, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, AC इंटू QR, ठीक है। अब एक काम करो, BC को उधर ले जाओ, PR अपॉन में QR इक्वल टू AC अपॉन में BC। देखो तो AC अपॉन में BC इक्वल टू PR अपॉन में QR। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, बाकी को चेक ही नहीं करना है, ठीक है। बात समझा कि नहीं समझा, कैसे टाइम बचाया। अब मुझे कहीं ना कहीं AC BC दिखा, तो मैं सोचा कि इस दोनों को कंपेयर करके देखता हूं, इसको चेंज करके आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहते हैं, अब ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन है आपका स्टैटिस्टिक्स का, बट क्या है ना, बच्चे को सोचना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ये नहीं है कि आप देखिए आंसर मार दिए। देखो क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। मीन में, अब एक बात बताओ, स्टेप डेविएशन मेथड में मीन कैसे फाइंड आउट होता था, बताओ। मीन इक्वल टू होता था ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, अच्छा यू मीन। तो देखो, इसको थोड़ा सा आपको ठीक से लिखना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूं, मीन कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 64, ए कितना दिया हुआ है 62.5। अब देखो समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, कहीं ना कहीं ये तुम्हारा यू मीन ही है कि नहीं है, नहीं होता था। अब एक बात बताओ, एक्स मीन आप ऐसे लिखते हो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, है कि नहीं। यहां पे यू आई है तो यू मीन मैंने इसको दे दिया, इनटू में एच, बन गया क्वेश्चन। 64 माइनस, यही आपको, हाँ ये आप कह सकते हो कि ये क्या था, कहीं पे एनसीईआरटी में क्या था, नहीं था, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, है आप ये तो जानते हो, स्टेप डेविएशन मेथड तो पढ़े हो, बट यहां पे एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई को यू मीन भी लिख सकते हैं, ये चीज आपने नहीं पढ़ा था। ये आप कह सकते हो कि ये एनसीईआरटी से बाहर है, बट इसलिए मैं कहता हूं ना, एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर उठो तो कुछ रेफरेंस बुक पढ़ो, तो उसमें ये चीज है, आपको दिखेगा। तो आपको तो पढ़ना है नहीं, आपको तो बस ब्लेम करना है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। तो आप भाई बनाओ, तो मार्केट में तो सब कुछ है, ये तो नहीं है आपको फिक्स कर दिया कि यही बुक आपको पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, उसको आप पढ़ो, सीखो। टीचर्स खुद से ना हो तो टीचर से सीखो, बट टीचर से तो सीखना है नहीं, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, यहां पे h से डिवाइड कर दो, h कितना है, h हो गया तुम्हारा 5, तो बन गया तुम्हारा u मीन निकालना था। तो 64 में से 62.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा
5, 1.5 अपॉन में 5 यू मीन, तो इसको करोगे तो 0.03 नहीं आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी में शायद मुझे दिखा नहीं ये कंसेप्ट, बट आपने तो यू, आप एक बात बोलो, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई को यू मीन तो लिख सकते हो। अरे एक्स रहता था तो एक्स मीन करते थे, यू आई तो यू मीन कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। 9 कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन में 9 कोसेक थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 अपॉन 9 दिया हुआ है। साइन थीटा आपका, ये क्वेश्चन आसान है, इसमें भी बहुत बच्चा टाइम बहुत यूज किया होगा। कैसे आप कम करोगे वो मैंने आपको बताया था। साइन थीटा इक्वल टू 1/9, तो आपको निकालना था 9 कोसेक थीटा माइनस 1 9 कोसेक थीटा प्लस 1, यही था ना? एक बार देखो। अच्छा, ऊपर में प्लस था, नीचे में क्या था? माइनस था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मुझे साइन दिया हुआ है तो क्यों नहीं मैं उसको भी साइन बनाऊं। तो देखो, कोसेक थीटा से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में 9 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा। काम खत्म हो गया आपका। 9 प्लस 1/9 और 9 माइनस 1/9, तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81 प्लस 1 अपॉन में 9 जा 81 माइनस 1 अपॉन 9, तो 9 से 9 कैंसर, 82 अपॉन में कितना? 80 है आंसर। 82 अपॉन में 80, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो फिर से 13 नंबर कितना ही आसान है। मैंने बताया था कोई भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, 1 हो सकता है, 1 से छोटा होगा, 1 से ना तो बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो 39 अपॉन में 100, तो ये 0.3 ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0, ये 50 हो गया, ये कभी नहीं होगा 50, तो 1 से कितना बड़ा हो गया? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं पेपर में, तो ये आपको क्या था, देख के आंसर बनाने वाला था। चलो, अब एक ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरा आपसे मुश्किल ही क्वेश्चन पूछेगा। अब ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² और क्या दिया हुआ है? माइनस 7x प्लस m इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है क्या? एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसका रूट्स जो होना चाहिए रियल एंड इक्वल रूट्स होना चाहिए, तो d इक्वल टू 0 पे क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना बताओ। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b² इक्वल टू 4ac, तो यहाँ पे b² क्या होगा? -7² 4 इंटू 3 इंटू c क्या? m, तो यहाँ पे क्या होगा? 49 इक्वल टू 12m, m इक्वल टू 49/12 है आंसर। 49/12, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यदि पोलिनोमियल का जीरोस गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाओगे, यही ना? तो ध्यान से देखो, जीरोस क्या दिया हुआ है? -3 और 8, अल्फा मान लो -3, बीटा मान लो 8, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? -3 प्लस 8 मतलब 5, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -3 इंटू 8 -24। ठीक है,
अब तुमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है ना, तो क्या मैंने बताया था, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए दो या के दो, कुछ भी दो कांस्टेंट, ठीक है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट है जहां पे क्या हो कि जीरो ना हो, और कुछ भी हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 24, ठीक है ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, एक काम करो, देखो ऑप्शन तो कोई है नहीं है, ऐसा है यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, -3 और 8 है, ठीक है। देखो देखता हूं, दोनों को प्लस करोगे तो 5, तो -5x, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको ना फैक्टराइज कर देता हूं, एक ऑप्शन फैक्टराइज का है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा ये -8x प्लस 3x ना, -24, तो इसको आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x कॉमन, तो x -8 प्लस 3 कॉमन, x -8, तो ये हो जाएगा कि x -8 और x प्लस 3 है ऑप्शन, x प्लस 3 तो दिया हुआ है, ठीक है। माइनस कॉमन रह गया है शायद, ठीक है, यदि माइनस कॉमन रहोगे तो ये कितना हो जाएगा, -x प्लस 8 x प्लस 3, ठीक है। यहां पे एक काम कर सकते हो तुम, यहीं पे एक काम करो, फिर माइनस यहां पे कॉमन रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, बी पे ले जाओ, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 8, कॉन्स्टेंट क्या है, निगेटिव में नहीं ले लिया, ठीक है। यहां पे देखो, यहां है ना, तो ये निगेटिव है तो कांस्टेंट ही तो है ना, तो इसको आप ले लो -x प्लस 8 और x प्लस 3, तो के 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -x प्लस 8 और x प्लस 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कर सकते हो ऐसा। अरे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर आ गया तो वो एक कांस्टेंट ही है, निगेटिव कांस्टेंट हो गया, तो मैंने अभी बताया है ना, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़ के। चलो सेकंड सही कर गए ना, सही है सेकंड। चलो बढ़ते हैं आगे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। अभी तक हम लोग ने 15 MCQ को किया। हम लोगों को टाइम इसलिए रखते हैं, अभी टाइम क्यों, तुम कहोगे सर इतने देर में आप 15 ही क्वेश्चन बताया, तो मैं क्यों नहीं क्या कर रहा हूं, डिस्कस करवा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। यदि मुझे भी सॉल्व करना होता तो कम ही टाइम में, मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं था, बट मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा है, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, तो इसमें तो टाइम टेकन होगा ही। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 आर रेशनल नंबर। अब एक चीज बताओ, इसके यदि तुम रूट्स निकालोगे तो x इक्वल टू क्या जानते हो, -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन में 2 है, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट्स निकालना सीखा है ना। अब रूट्स डिपेंड करता है d पे, डिस्क्रिमिनेंट जो d क्या होता है, रूट्स डिपेंड्स ऑन d, d डिस्क्रिमिनेंट होता है, d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक चीज बताओ, अब कहता है कि p का कौन सा वैल्यू पे ये जो देगा रेशनल रूट्स देगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल रूट्स के लिए डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डी क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। यदि 25 होगा तब तो बाहर आएगा तो 5 होगा, यदि 24 होगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो डी क्या है, 4 रेशनल रूट्स डी विल बी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डी जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है यहां पे बताओ, बी क्या है, माइनस पी, और ये क्या है 4, ए कितना है 1, सी कितना है 6। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 64 कहते हैं 24। अब आप देखो, अब p का वैल्यू ऑप्शन में, आप ऑप्शन से ही बनाओ इसको। p का वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस 24, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, कट गया। माइनस 5 स्क्वायर, तो माइनस 5 स्क्वायर माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 24, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? ये हो सकता है। 25 का स्क्वायर करेगा 625 माइनस 24, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी कट गया। रूट 5 का स्क्वायर करेगा 5 माइनस 24, ये तो तुम्हारा निगेटिव ही हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं समझा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक, बट मैंने बच्चे को ये भी क्वेश्चन बताया। ठीक है, जब हम लोग पेपर करवा रहे थे बच्चों को, मॉक पेपर, तो उसमें क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा था। बच्चे आते थे, उनको नहीं बनता था उस टाइम, बट आते थे तो मैं उनको बताता था कि बेटे मुझे यदि रेशनल रूट्स चाहिए तो डी को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब डी को परफेक्ट स्क्वायर बना लो, बस हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या कहते हैं, एन आर्क ऑफ रेन 2.2 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ओ ए बी, ये जो लेंथ है लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितना दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क मैंने बताया था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ आर्क कितने बार बताया था? लेंथ ऑफ आर्क मैंने बताया था, इस पे क्वेश्चन आते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क 2.2, थीटा अपॉन में 360, 2 पाई दिया हुआ है, 3.14 दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो 22 अपॉन 7, और क्या होगा बताओ, रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये 2.2 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 2.8 इक्वल टू। अब आप कैंसिल आउट करो, आंसर फाइंड आउट करो। ये 0 तो यहां पर 10 आ जाएगा, ये 22 कैंसिल, 2 से 360 को कैंसिल कर दो। अब क्या होगा 180 इंटू 7 बाई 28 ना, तो 7 4
45 डिग्री। थीटा जो है कितना है 45 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चलो देखो, अब ध्यान से देखना। अब कहता है कि दो डाइस को फेंका गया। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग एन आउटकम्स एक्स वाई वेयर एक्स ग्रेटर देन वाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पे जो नंबर आएगा वो सेकंड डाइस जो है उसके नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखो आसान क्वेश्चन है बट वही है, फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, दो डाइस को करोगे तो 1 1 ऐसे ही आएगा 1 6, ठीक है। 2 1 से कहां से 2 6, ऐसे ही 3 1 से कहां तक 3 6 तक, ऐसे ही क्या होगा 4 1 से 4 6 तक, ऐसे ही 5 1 से कहां तक 5 6 तक, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा 6 1 से कहां तक 6 6 तक। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कहां पे, जहां पे फर्स्ट पे क्या होना चाहिए नंबर, सेकेंड वाले डाइस के नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो देखो टोटल आउटकम्स तो हो जाएंगे 36। अब देखो फर्स्ट जो है 1 1 1 2 1 3 1 6 तक, फर्स्ट पे जो नंबर आएगा वो सेकेंड डाइस के नंबर से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। क्या आएगा एक भी नंबर, नहीं। अब सेकेंड में देखो 2 1 ये आएगा, 2 2 फिर तो ये इक्वल हो गया, 2 3 फिर से नहीं होगा। अब देखो 3 1 इसमें एक नंबर आएगा ऐसा, इसमें देखो 3 1, ठीक है, 3 2 दो नंबर आएगा। ऐसे ही देखो 4 1 4 2 4 3 इसमें 3 नंबर आएगा। 5 1 से लेके कहां तक बताओ 5 4 तक 4 नंबर आएगा। अब इसमें तो 5 नंबर आएगा क्योंकि 6 6 तो इक्वल हो जाता है। तो टोटल नंबर कितने हो गए 2 1 3 3 3 6 4 15 होगा, ठीक है ऑप्शन 15/36, 15/36। तो 3 5 जा 3 2 जा 5 बाई कितना, यहां पे क्या होना चाहिए x ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो 5/12 ऑप्शन नंबर ए। इसका कितना था 17 का 45। बात समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ। चलो देखो, अब 19 नंबर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं SCF 36 मीटर स्क्वायर और 18 मीटर इक्वल टू 18। मतलब SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 18 मीटर दोनों को डिवाइड कर दे देगा कि नहीं कर देगा, जहां पे m क्या है एक प्राइम नंबर है, तो सही है ये। SCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, ये भी 100% और सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 5y + 7 = 0 एंड -6x + 10y + 14 = 0 इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसका 1 या 1 से अधिक सॉल्यूशन हो, वो होता है कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे कंडीशन देखो a1/a2 तो -1/2 है, b1/b2 ये भी -1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्योंकि c1/c2 1/2 हो गया, इधर निगेटिव है उधर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दिस इज क्या है, ये जो है ये जब दो लाइन पैरेलल होता है तब ये कंडीशन है। पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो ये इनकंसिस्टेंट, ये स्टेटमेंट 100% सही है। अब कहता है व्हेन टू लीनियर इक्वेशन डू नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन दे ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। अब ऐसा नहीं है कि
जो यूनिक सॉल्यूशन नहीं करता है वो रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल लाइन को, ऐसा नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन को भी कर सकता है, जिसका क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपने देखा, मैंने आपको जो फर्स्ट सेक्शन है ए, उसके 1 से लेके 20 तक के एमसीक्यू को 1 बाय 1 पूरा कंप्लीट डिस्कशन करवाया। मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन को छोड़ के, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, सभी के सभी कंसेप्ट एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में भी है। हाँ, क्वेश्चन आपको सीबीएसई ने सेम टू सेम एनसीईआरटी से नहीं पूछा, क्वेश्चन को टाइम टेकन, कंज्यूमिंग टाइम अधिक लगे, ऐसा सेट किया था। ठीक, ये आपको दिखेगा। अब जो हमारे कोई भी पेपर होगा, अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी का सेम टू सेम पूछ देगा। ठीक है, आप पेपर देने जा रहे हो ना, तो पेपर में आपने कितना तैयारी करके आए हो वो देखा जाता है। ठीक, ऊपर ऊपर पढ़ के आपको क्या होगा, कंसेप्ट नहीं आएगा, नंबर आ जाएंगे बट कंसेप्ट नहीं आ जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट करेगा, आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो इसलिए अपने आप क्या करो, कंसेप्ट को अधिक से अधिक क्या करो, टाइम दो, उसको सीखो। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जिससे क्या होगा, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो भी आसानी से आप कर पाओ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही 1 बाय 1 सेक्शन बी सी डी ई तक को देखेंगे। देखो बच्चों, अभी तक जो हम लोग ने किया है वो सेक्शन ए को कंप्लीट किया है, जिसमें आपके 1 से लेके 20 तक के एमसीक्यू पूछा गया था। अब जो हम लोग करेंगे वो सेक्शन बी के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे, ईच क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या ये मुश्किल था, क्या टाइम टेकन था। ठीक है, तो उस सब को हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही आसान है। देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, यहां पे क्या है, एडी जो है वो डिवाइड करता है बीसी को किस रेशियो में, 1:2 में। मतलब यहां पे 1, यहां पे 2। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एडी का डिस्टेंस कितना होगा। तो ए कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ना, 1, 5। बी कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है -2, 1। सी कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 4 और 2। अब एक चीज बताओ, एक लाइन को डी पॉइंट जो तुम्हारा है इसको एक्स वाई मान लो, एक्स वाई जो है वो 1:2 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर ये तो आपने पढ़ा है। 1 × 4 प्लस क्या करोगे, 2 × -2 अपॉन में 3, 1 + 2 3। ऐसे ही क्या करोगे, 1 को 2 के साथ, 2 एक ही बार मैं लिख देता हूं, प्लस 1 को 2 के साथ करेंगे, अपॉन में कितना, 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 अपॉन 3 और ये 4/3। तो कहीं ना कहीं ये 0,4/3 हुआ कि नहीं हुआ, ये जो डी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट। अब आपसे एडी पूछा है, तो एडी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, 1 - 0 तो 1 का 1 - 0 1 ही, 1² प्लस 5 - 4/3 उसका होल स्क्वायर। तो यहां से 1 का स्क्वायर 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 5 3 15, 15 में से 4 गया, 11/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 121 अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 121।
तो 130 हो जाएगा, 130 अपॉन में 9। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। ये जो होगा ये इसका लेंथ हो जाएगा, मतलब ए और डी का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बट हाँ ये आप कह सकते हो कि इसमें क्या था, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करना था और आपको फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करना था। तो 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा आपको क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के कंसेप्ट से बाहर का क्वेश्चन है, ये नहीं है। हाँ ये है कि एक ही क्वेश्चन में दो कंसेप्ट को यूज करना आपको सिखाया है। अब ध्यान से देखो, ये जो 22 का फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों आसान है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 1060 कितना होता है बताओ, √3/2 उसका क्यूब कर दो, माइनस 1030 कितना होता है, 1/√3 अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर 45, 1/√2 का होल स्क्वायर कर दो, इसको सॉल्व कर दो, बन जाएगा ये क्वेश्चन। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ऐसे ही देखो, ये भी मैं बता देता हूं, 10a+2 भी दिया हुआ है ना, इक्वल टू √3। तो यहां से 10a+ क्या दिया हुआ है, 2b ना, √3 दिया हुआ है। तो यहां से 10a+2b 10 कितना होता है, 1060 होता है। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा a+2b इक्वल टू 60। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप बना लो, यहां से sin 2a+b, sin 2a+b कितना, 1/√2 है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, sin 2a+b sin 45 ना, तो 2a+b कितना हो जाएगा, 45। तो ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ए और बी फाइंड आउट कर दो। तो यहां से क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2a+4b इक्वल टू 120, और ये 2a एलिमिनेशन मेथड से बना दो, 2a+b इक्वल टू 45। तो यहां पे आप सॉल्व कर दो, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो साइन चेंज कर दो, तो ये तो दोनों कट गया। अब ये 3b इक्वल टू 120 में से 45 जाएगा तो कितना होगा, 575। तो b इक्वल टू 75/3, तो 25 होगा कि नहीं होगा, सो बताओ। अब a निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, a इक्वल टू 60 माइनस 2b, तो 60 माइनस 2b कितना आया था, 25। तो 60 माइनस 50 कितना, 10। ठीक है, चलो दोनों मैंने बता दिया, जो भी बनाना है ये भी मैंने डायरेक्ट इसका बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो प्रोबेबिलिटी का फिर से क्वेश्चन है। कहता है कि एक बैग जो है वो कंटेन्स करने रखता है कितना, 25 बॉयज को, सम ऑफ देम आर येलो एंड अदर्स आर ग्रीन। ठीक है, अब उसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉय इज 3/5, देन फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉयज। देखो ये बैग है, इसमें टोटल जो है 25 है, येलो जो है तुम्हारा कितने हैं, x मान लेता हूं, तो ग्रीन कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, 25 माइनस x। तो तुमसे किसका प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना दिया हुआ है, 3/5, 3/5। तो ग्रीन को कितना माना है, 25 माइनस x अपॉन में कितना, टोटल ना 25 इक्वल टू 3/5। तो यहां से आप क्या करो,
यहां से क्या करोगे, सॉल्व कर दो, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 75, तो ये 125 माइनस 5x इक्वल टू 75, तो यहां से 125 माइनस 75 इक्वल टू 5x। ठीक है, 125 में से 75 जाएगा तो कितना होगा, 40, क्या, तो x इक्वल टू 40/5 मतलब x इक्वल टू 8। ठीक है, इसका मतलब येलो जो था तुम्हारा 8 था, और ग्रीन जो है था 25 माइनस 8 कितना, 17 ना, 17। एक बार चेक कर लेना, नहीं कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे हम लोग ने 125 में से 75 को माइनस किया तो ये 50 होगा। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये तो 125 माइनस 75 ठीक है, यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50, तो x इक्वल टू 50/5 मतलब x इक्वल टू 10। तो तुम्हारे पास ये जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 25 माइनस 10 मतलब 15। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ठीक से करना। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन है वो देखो, फिर से 24 जो क्वेश्चन है वो मैं यहीं पे बताता हूं आपको। 24 जो क्वेश्चन है ये फिर से ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आ गया। दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दो, सिमिलर बना दो। ठीक है, उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। फिर से कुछ साइड्स दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, उसका निकाल लेना, बस हो गया। इस बार ट्रायंगल्स के क्वेश्चन दिखे हैं बट आसान क्वेश्चन पूछे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जो प्रूफ दैट करना था, वो पूछता तो ज्यादा मुश्किल होता, बट ये क्वेश्चन सब पूछा है तो ये आसानी से बन जाएगा आपको। तो कहीं हार्ड पूछा है तो कहीं आसान भी पूछ दिया है। अब ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल टू क्या है, डी, ए बी पैरेलल टू डी, तो इसका मतलब ध्यान से देखो ये जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब ऐसे ही AC जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब कोई भी ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पे देखो ट्रायंगल जो तुम्हारा DE मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, DEF जो है वो सिमिलर टू कैसे, किसका होगा, ABC का, बाय किससे, AA से। बात समझा कि नहीं समझा, कैसे मैंने किया। अरे दो लाइंस पैरेलल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका, DE अपॉन में AB जो हो जाएगा इक्वल टू EF अपॉन में BC इक्वल टू DF अपॉन में क्या हो जाएगा, DF अपॉन में AC हो जाएगा। अब आपको किसका फाइंड आउट करना है, DE का निकालना है। तो ध्यान से देखो इसको, और EF दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो कोई ना इस दोनों को करो। तो यहां से देखो DE कितना दिया हुआ है, DE तो दिया ही नहीं है। इफ BC दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, कोई बात नहीं। DE नहीं दिया हुआ है तो छोड़ो। AB कितना दिया हुआ है, 7। EF कितना दिया हुआ है, EF भी नहीं दिया हुआ है, उसको भी छोड़ो। BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 10। तो अब यहां पे देखो DE को, DE इससे फाइंड आउट होगा क्या, DF, EB और CF दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो EF आ जाएगा। हाँ देखो, तो तुम्हारा DE पूछा है ना, हाँ बन जाएगा। देखो DE पूछा है ना। अब EF को देखो, ये EF यहां से यहां तक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको BC प्लस में EB प्लस में CF है,
दिख गया होगा आपको। अब BC वहां पे दिया हुआ है कितना आपको, BC दिया हुआ है 10, और ये जो छोटा छोटा साइड है ये दिया हुआ है 5, तो 5 5 10 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 10 DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 7, DE इक्वल टू 20 इंटू 7 बाई 10, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, DE जो हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे चेंज करना है आपको, आपने सीखा, कुछ नहीं करना था। ये जो DE था, DE तो मुझे चाहिए ही, ये EF को थोड़ा सा चेंज करना था। EF मुझे पूरा EF का नहीं पता था, बट BC EB और CF पता था, तो वो कहीं ना कहीं उसी का सम हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? चलो, अब जो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है 25। क्या करना है, 14 माइनस 2√3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जहां पे गिवन है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखो, ये क्वेश्चन आसान है। मैंने आपको बताया था कि इसको जो सॉल्व किया जाता है कंट्राडिक्शन मेथड से किया जाता है। मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं, तो मैं मान लेता हूं कि इरेशनल नंबर टी है। ठीक है, यदि ये इरेशनल नंबर नहीं हुआ तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा? अरे रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, वही तो दोनों का कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है ना। चलो देखो, 14 माइनस 2√3 है ना, 14 माइनस, देखो लेट इज सपोज दैट 14 माइनस 2√3 बी अ क्या, रेशनल नंबर। देन क्या होगा बताओ, 14 माइनस 2√3 को आप A/B के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पे AN BR क्या होगा, इंटीजर्स, जहां पे B नॉट इक्वल टू 0, यानी तो कह सकते हो A और B क्या है, को प्राइम्स है। अब यहां से देखो, 14 माइनस A/B इक्वल टू 2√3, मेरा काम है कि इधर आप √3 को छोड़ के बाकी को सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। तो इसको सॉल्व करोगे तो 14B माइनस A अपॉन में B, और 2 को भी इधर करोगे तो 2√3। अब यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज बताओ, A और B इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यहां पे देखो, सिंस A एंड B आर क्या है, इंटीजर्स, सो 14B माइनस A अपॉन क्या होगा, 2B इज अ रेशनल नंबर। देन यदि लेफ्ट हैंड साइड में रेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, तभी तो दोनों इक्वल होगा। देन √3 इज will be also a rational number, but it is given that √3 is an irrational number. That means लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना? सो आवर एजप्शन इज क्या चीज, इनकरेक्ट, hence 14 minus 2√3 is an क्या चीज, इरेशनल नंबर। ठीक है,
यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत बार करवाया था, किया था ना, मैंने करवाया भी था। और मैंने ये भी बताया था कि आपको दे देगा कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। यदि नहीं भी देता तो आपको पूरा √3 को भी इरेशनल नंबर प्रूव नहीं करना है, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। तो आप वहां पे मेंशन कर देते कि कोई भी क्या प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, वो आप मेंशन करके आगे निकल जाते। हाँ, यदि ये 4 नंबर या 5 नंबर्स का होता तब आप √3 को भी इरेशनल नंबर प्रूव करते, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग ने इस सेक्शन में क्या देखा, सेक्शन बी का जो है ये 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। हाँ, ये था कि क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट यूज हो गए थे, बट सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या बहुत ही हार्ड है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा और भी आसान पूछा जा सकता है, बट उस पर डिपेंड करता है, नहीं पूछे। बट ये नहीं आप कह सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है कि बहुत ही हार्ड है। ये सभी का सभी कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो देखो बच्चों, हम लोग ने सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट किया। ठीक है, अब जो हमारा सेक्शन है वो सी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स के। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान से क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक, ये जो है सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है कि नहीं है। क्या कहता है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, उसका रेडियस कितना दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2,1। ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट्स A, ठीक है, A पॉइंट से, और कहां पे है, एंड B पॉइंट से। ठीक है, अब ऐसे करके पास कर रहा है। अब आपको क्या कह रहा है बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, हेंस फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। अब इस AB को भी आपको फाइंड आउट करना है, कॉर्ड को। K का वैल्यू मतलब A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,6, और B का जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, -3, K दिया है कि नहीं दिया है। अब ध्यान से देखना, इसमें OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो रेडियस है तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो OA का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, OA का डिस्टेंस जो होगा वही होगा OB का। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग यहीं पे कर दो, तो स्क्वायर रूट वहां से हट जाएगा। अब यहां से 5 - 2 होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही 2 + 3 होल स्क्वायर और 1 - K होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर 25। यहां पे क्या होगा, A - B का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB ना, तो 2K। यहां से कितना हो जाएगा, 9 + 25 = 25 + 1 + K स्क्वायर -2K। तो यहां से 25 कैंसल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, K स्क्वायर -2K, ठीक है, +1 और -9 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या था, K स्क्वायर
-2k और -8 था, यही था ना। अब k² -4k प्लस 2k -8, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यहां से क्या हो जाएगा, k -4, 2 कॉमन, तो k -4 इक्वल टू 0, तो k -4 और यहां पे k + 2, तो एक बार क्या होगा, k 4 होगा, एक बार -2 होगा। k का कोऑर्डिनेट आ गया, k कितना आया देखो 4 -2, तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट होगा a और b का, तो a का कोऑर्डिनेट 5,6 था क्या, 5,6 -3 और k ना, -3, एक बार k ले लेना 4 और एक बार ले लेना तुम -3 -2, ठीक है। अब ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा, जब बी कोऑर्डिनेट ये होगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 होल स्क्वायर और क्या होगा 6 - 4, ठीक है। और जब ये कोऑर्डिनेट लोगे, जब ये कोऑर्डिनेट लोगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 होल स्क्वायर प्लस में 6 + 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर, अब इसका बी पार्ट या तो ए बनाओ या तो बी बनाओ, तो बी पार्ट भी तुम्हारा आसानी है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। 27 जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना, जिसमें एक इक्वेशन तो दे दिया है x = -3, ठीक, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 2y = -5। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए कुछ पॉइंट ले लेना, मिनिमम 2 पॉइंट। अब ये तो क्या होगा, x = -3, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस ही हो जाएगा। अब देखना कि क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन बनता है कि पैरेलल लाइन बनता है या इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है। तो जो इंटरसेक्टिंग बनेगा तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यदि पैरेलल लाइन होगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा, और मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, नो सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट लाइन होगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाना। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28, दोनों क्वेश्चन एपी का है, आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक एपी है, उसका 15 टर्म जो है वो 8 टर्म से 21 अधिक है। इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 55 देन फॉर एपी। इससे आसान क्या ही पूछेगा तुमसे, क्या पूछ रहा है कि A18 जो है वो A12 से ना, A15 जो है, A15 जो है A8 से, 15 टर्म जो है 8 टर्म से, 15 टर्म जो है 8 टर्म से कितना अधिक है, 21। तो यहां से क्या हो जाएगा, A + 14D माइनस A - 7D = 21। तो यहां से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7D = 21, D = 21/7, तो D = 3, ठीक है। अब क्या कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 55, सम ऑफ 10 टर्म जो है वो 55 है। तो यहां से आप क्या करोगे, n/2 2a + n-1, तो 9D एक ही बार में लिख देता हूं = 55। तो यहां से 5 2a + n-d 9D = 55, तो 2a + 9D = कितना, 11, ठीक है।
अब यहां से क्या होगा, 2a प्लस 9 इंटू डी कितना 3 इक्वल टू 11, तो 2a प्लस 27 इक्वल टू 11, तो 2a इक्वल टू 11 माइनस 27 होगा, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस 16, a इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 2, मतलब a इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, अब तुम्हारा जो AP बनेगा, अब एक बार चेक कर गए ना कि 2a प्लस 27 इक्वल टू 11, 2a इक्वल टू 11 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 16 8। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म माइनस 8, सेकेंड टर्म क्या करेंगे, डी ऐड करेंगे, तो माइनस 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस 5, फिर से 3 ऐड करेंगे तो माइनस 2, ऐसे ही AP बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ। ये AP का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था। अब ध्यान से देखो, ये भी मैंने कितने बार बताया था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज कितना दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 13n दिया हुआ है। अब फाइंड इट्स nth टर्म, तो an इक्वल मैंने क्या पढ़ाया था, SN माइनस SN माइनस 1। अब क्या करना, n की जगह पे n माइनस 1, SN माइनस SN माइनस 1 फाइंड आउट करना, तो तुम्हारा an आ जाएगा। उसके बाद an जो आएगा उसमें n 10 पुट कर देना, तो a10 आ जाएगा। ठीक है, अब 29 में क्या है तुम्हारा, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कहता है कि द डायमेंशन ऑफ विंडो आर 156 सेंटीमीटर 216 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 156, विड्थ है कितना 216 सेंटीमीटर। अब अर्जुन जो चाहता है उसमें विंडो में ग्रिल सेट करना चाहता है, कंप्लीट स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम साइज, स्क्वायर साइज का मैक्सिमम साइज का उसमें फिट करना चाहता है। डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म। तो क्या करना है, मैक्सिमम साइज का निकालना है, तो मैक्सिमम साइज के लिए तुमको सबसे फर्स्ट इसका SCF निकालो। तो ध्यान से देखो, किसका किसका 156 और 216, 156 SCF ऑफ 156 और 216 आप फाइंड आउट करो, क्योंकि मतलब मैक्सिमम साइज का ना, तो SCF निकालो। तो 156 का करोगे तो कितना होगा, ये 2 3 13, तो 156 का करोगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर 3 इंटू कितना 13, 216 कितना होगा 27। ठीक है, अब इसका SCF कितना होगा, SCF जो होगा मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो 2 स्क्वायर 3 क्यूब, तो 3, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 3 मतलब 12। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम कितने साइज का आपको लेना पड़ेगा 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेगा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हो जाएगा, अब तुम्हारा पूरे का एरिया, तो 156 इंटू 216 और क्या करना है डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर का एरिया 12 इंटू 12। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो, जो आएगा आंसर वही आएगा। 12 से करोगे 1 13 हो जाएगा, इसको करोगे नहीं 1 से करो 18 कर दो, 13 18 को मल्टीप्लाई कर दो,
334। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। पूछ रहा था ना डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो डिटरमाइन तो कर दिया 12 सेंटीमीटर होगा। हेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म, कितने स्क्वायर बनेंगे, तो 334 स्क्वायर बनेंगे। क्यों, क्योंकि पूरे एरिया में डिवाइड कर देंगे किसके, एक स्क्वायर के एरिया से, तो नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या है, प्रूव का क्वेश्चन है, प्रूव डेट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही 31 तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, तो 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, अब प्लस में क्या है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस क्या tan थीटा। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो एक काम करते हैं, आप क्या करो, कॉट को भी tan में चेंज करने की कोशिश करो। तो tan थीटा अपॉन में, अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, tan थीटा ऊपर चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या होगा, ये 1 अपॉन में tan थीटा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूं, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan थीटा माइनस 1, इसमें क्या करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। अब जो तुम्हारा हो गया, ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1, और ये माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब दोनों का क्या करो, एलसीएम लो, तो क्या होगा, tan थीटा माइनस 1। ठीक है, ये क्या होगा, tan क्यूब थीटा माइनस, ये तो 1 नहीं होगा। तो क्या ये देखो, तो ऊपर में a क्यूब माइनस b क्यूब आया कि नहीं आया, आप कहोगे हाँ सर, तो ये क्या होगा, a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस होगा प्लस ए बी ना, तो 2 tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस 1। ठीक है, तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या tan थीटा। अब tan थीटा से डिवाइड कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा प्लस में 2 tan थीटा अपॉन में tan थीटा 2, और प्लस में 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो तो यही तुमको प्रूव करना था कि नहीं करना था। अच्छा, यहां पे 1 है, हमारा 2 आ गया था क्या, 2 नहीं आएगा, ए बी ही होता है ना, तो ये ए के जगह पे tan थीटा, बी के जगह पे 1, तो tan थीटा ही आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये RHS हो गया।
अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। तो यहां पे 2 नहीं आता। चलो देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट। ध्यान से देखो, कितना का एंगल्स बना रहे हैं? 60 का ना। ठीक है, सबसे पहले तो इसका सेक्टर का एरिया निकालना है, यही ना। रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ये 31 का है, ठीक। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, क्या होगा? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये 60 अपॉन में 360 पाई 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा? 14 इंटू 14। तो ये 60, ठीक है, ये 7 2 2 3, तो ये 22 इंटू 14/3, ये जो आएगा इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लेना। ठीक है, अब कहता है, ध्यान से देखना, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर। ये तो हो गया। पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट, तो सेगमेंट बनाने के लिए इस ए बी कॉर्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये तुम्हारा सेगमेंट बन गया। अब इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए ध्यान से देखो, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट ना, सेगमेंट, उसके लिए आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अब प्लस में क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, तो माइनर आर्क क्या होगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, और प्लस में, अब ध्यान से देखना, मैं एक चीज बताता हूं, ये जो ओ ए बी, मुझे ए बी निकालना है, ये ओ ए बी कैसा ट्रायंगल है? अब तुम कहोगे ये 60 है, ये दोनों साइड सेम है, तो ये भी x, ये भी x, तो कितना हो जाएगा? ये भी 60 60 नहीं हो जाएगा? तो ये भी 60, तो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो गया। तो ए बी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ समझा कि नहीं समझा? आप कहोगे हाँ सर। अब यहां पे देखो, 60 अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू क्या, रेडियस कितना है? 14 प्लस में 14, अब कैंसिल आउट होगा, 7 2 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 44/3, अब प्लस में 14 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करके जो होगा वही तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोग ने सेक्शन सी में भी देखा कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ये तो सेक्शन सी सबसे आसान सेक्शन था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपको नहीं बनेगा। 3 नंबर के हिसाब से सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे पूछे थे। ये भी देखो, ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये देखो फर्स्ट चैप्टर का है, ऐसा तो पूछता ही है। उसके बाद एपी का भी आसान है, पेयर्ड ऑफ लीनियर इक्वेशन बस ग्राफ का ही पूछ दिया है, तो ये तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन पूछता ही है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूछ दिया था। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो भी सेक्शन आपने पढ़ा है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।